दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ में टॉपिक का एनालिसिस करेंगे। आप हमें फेसबुक एवं टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। देखते हैं आज का पहला टॉपिक। यह फिनेंशियल एक्सप्रेस से लिया गया टॉपिक है, जिसमें कहा गया है कि फॉर मूवीज़ ओटीटी इज़ रीराइटिंग द स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि ओटीटी ओवर द टॉप ये मूवीज़ को रीराइट कर रहा है। अब कैसे कर रहा है और ये है क्या, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार ये लाइन और देख लो, थिएटर्स फेस ए ग्रीम फ्यूचर इन द पोस्ट कोविड वर्ल्ड। यानी कि कोरोना के दौर का जो बाद का दौर है, कोरोना के बाद का, वहाँ पर थिएटर्स अपने बुरे भविष्य का अनुभव करेंगे। अब ये ओटीटी है क्या और कैसे थिएटर्स अपना भविष्य अच्छा नहीं देख रहे, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते कि चर्चा में क्यों है। जैसा कि अभी हमने देखा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में सिनेमाघरों का स्थान ओटीटी ओवर द टॉप के द्वारा लिया जा रहा है। अब हम देखते कि ओवर द टॉप क्या है। फिल्म और टेलीविज़न सामग्री को उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्रदान करना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, आईट्यून्स, एचबीओ नाउ। हम आज घर बैठकर किसी भी मूवी को जो नई रिलीज़ होती है वो डायरेक्ट नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर देख सकते हैं। तो इससे अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कैसे सिनेमाघरों का भविष्य खतरे में है। तो अगर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज में हमें कहीं लिखना हो, कहीं बोलना हो, तो हमें इस तरह कह सकते हैं हम कि फिल्म और टेलीविज़न सामग्री को उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्रदान करना, जिसमें केबल या उपग्रह प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभी अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी के पास में आपको पता है केबल लगी होती है, और केबल या डीटीएच कनेक्शन से वो सीधी सैटेलाइट से हमें दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस जो सैटेलाइट का डीटीएच कनेक्शन और फिर केबल के माध्यम से हमारा टीवी चलता है, तो ये इसमें इस्तेमाल नहीं होती है। इसमें केवल हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें केवल एक स्मार्टफोन चाहिए और उसमें एक एप्लीकेशन चाहिए, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजॉन प्राइम हो, चाहे आईट्यून्स हो, चाहे एचबीओ नाउ हो, या फिर अन्य कोई भी हो, और उसमें हमें चाहिए इंटरनेट ठीक स्पीड का। तो बस ये चीज़ अगर हमारे पास में हो तो हम घर बैठकर थिएटर का मज़ा ले सकते हैं। कुछ और बातें देखते हैं इसके बारे में। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि आगे लंबे अंतराल तक हमें पता नहीं कि सिनेमाघरों में अगली फिल्म हम कब देखने वाले हैं। आपको पता होगा कई निर्माता, फिल्मकार, अदाकार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म अब आप समझ चुके हो क्या है। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स जैसे एग्जाम्पल इसके आपके सामने उपलब्ध है, जो ग्राहकों को घर पर थिएटर जैसी सुविधा प्रदान कर रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे तथ्य देख लेते हैं जिससे हमें पता लगेगा कैसे ओटीटी की प्रायोरिटी तेज हो रही है। 61% उपभोक्ता लॉकडाउन से पहले की तुलना में अधिक इन प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर रहे हैं। तो ये एक डेटा है जिससे पता लगता है कितने उपभोक्ता इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एक शब्द ध्यान रखना आप, कोड कटिंग, ये तेज़ी से बढ़ रहा है। कोड कटिंग में एक कटिंग शब्द है, तो इससे आपको पता लगेगा किसी ना किसी चीज़ को हम डाउन कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम अपने आम जीवन से दूर कर रहे हैं। तो कोड कटिंग का मतलब है कि जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि टीवी की, तो टीवी और वो किससे जुड़ी होती है, केबल से। तो केबल से संबंधित जो इस तरह के गैजेट है, जैसे टीवी इसका सबसे सही एग्जाम्पल है, तो उनको हम अपने दैनिक दिनचर्या से दूर कर रहे हैं और हम किसकी तरफ जा रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर। तो कोड कटिंग का मतलब क्या हुआ कि केबल आधारित या उपग्रह आधारित जो उपकरण है उनसे हम दूर जा रहे हैं। भविष्य में आगे इंटरनेट की सेवाओं के चार्जेस भी अधिक होने की संभावना है। एक ये एक जरूर खतरा है कि जो मध्यम वर्ग से नीचे की श्रेणी के लोग हैं, मध्यम वर्ग तो फिर भी सर्वाइव कर लेता है, लेकिन जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं वहाँ तक इंटरनेट उपलब्ध होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होने से चार्जेस अधिक हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन। अक्सर चर्चाओं में रहने वाले ओवर द टॉप एवं कोड कटिंग शब्दों की सर्वोत्तम व्याख्या क्या है। देखो, इसमें 4 ऑप्शन है और हमें बताना है कि इन चारों में से सबसे सही व्याख्या कौन करता है। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की प्रौद्योगिकियाँ, गलत है, पर्यावरण प्रदूषण का कोई रोल नहीं है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपग्रहों से संबंधित सेवाओं के प्रसारण हेतु प्रयोग में लिए जाने वाले शब्द, नहीं दोस्तों, हम उपग्रहों का इसमें यूज नहीं करते हैं। हमने देखा था कि उपग्रह तो हम कोड कटिंग कर रहे हैं, उपग्रहों से संबंधित सर्विस है उनका हम कोड कटिंग कर रहे हैं। कोड कटिंग मैंने आपको बता दिया क्या है। जैव प्रौद्योगिकी में जीन के हस्तांतरण हेतु उपयोग में आने वाले शब्द, नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में भी ऐसा कोई हम यूज नहीं करते हैं। डी ऑप्शन देखते हैं। उच्च गति के इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से प्रदान की गई सामग्री से संबंधित, ये एकदम ठीक ऑप्शन है। हमें ओवर द टॉप के लिए केवल एक मोबाइल चाहिए और एक अच्छी
गति का इंटरनेट कनेक्शन, और उससे जो हमें सामग्री मिलती है उसको हम कहते हैं ओवर द टॉप। और कोड कटिंग का भी रिलेशन इसी से है कि हम इनको तो प्रायोरिटी दे रहे हैं लेकिन जो केबल आधारित सेवाएं उनको हम डाउन कर रहे हैं। देखते हैं अगला टॉपिक। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से संदर्भ रखता है। ये चर्चाओं में क्यों रहा था? आज के ही न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर आई है, प्रपोज ड्यूटी ऑन चाइनीज सोलर इंपोर्ट्स वरीज फर्म्स इन सेज। तो जो सेज आप देख रहे हो ये रहा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसमें भारतीय सरकार के द्वारा फैसला लिया जा रहा है कि चाइना का जो भी सौर से संबंधित उत्पाद है, जो सोलर इंपोर्ट्स है, यानी कि कुल मिलाकर ये कि सौर ऊर्जा को बनाने के लिए कुछ हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जैसे सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, देखो ये लिखा हुआ सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल। तो इस तरह के इक्विपमेंट हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर आप इंपोर्ट करोगे, कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म जो सौर ऊर्जा से संबंधित मैन्युफैक्चर करती है, तो उस पर ड्यूटी लगेगी। अब तक क्या होता था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी भी तरह की ड्यूटी नहीं लगती है, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा एक प्रस्ताव पारित किया है। अभी आगे देखते कि वो कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसा होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम देखते स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। अभी हमने देख लिया कि चर्चा में क्यों रहा था, क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्र में विनिर्माण इकाई वाली सौर कंपनियों ने चीन से होने वाले सौर आयात उत्पादों पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी 15 से 20%, जो एक वर्ष में 40% तक बढ़ जाएगी, लगाने पर चिंता व्यक्त की है। यानी जो सौर कंपनियां हैं जो चीन से इंपोर्ट कर रही है वो इस पर चिंता व्यक्त कर रही है कि इस तरह तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो ठप हो जाएगा और जो सौर ऊर्जा में हमने आगे भारत में जो एनर्जी प्रोडक्शन करने का टारगेट रखा है वो डाउन हो जाएगा। एक कुछ तथ्य है जो हम जानते हैं कि हम चीन पर डिपेंड है, उसके कुछ तथ्य देखते हैं। जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सौर सेल की विनिर्मित क्षमताओं का 63% और मॉड्यूल का 42% हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। यानी हम जितनी भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सोलर सेल हो चाहे सोलर मॉड्यूल हो, उनका अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका देखो सोलर सेल का 63% इंपोर्ट कर रहे हैं और सोलर मॉड्यूल का 42%, जो बहुत बड़ी संख्या है। वर्तमान सौर बाजार अभी भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सौर ऊर्जा हमारे देश में 33 गीगावाट की अगर बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं चीन का बहुत बड़ा एक योगदान है, यानी वो चीन पर डिपेंड है, या चाहे वो चीन के उपकरणों पर आधारित चाहे तकनीक पर आधारित 33 गीगावाट, और ये तकरीबन कुल सौर ऊर्जा का 85 से 90% है। तो अगर आप विकिपीडिया पे गूगल पे सर्च करोगे हमारे देश में कितनी सौर ऊर्जा जनरेट हो चुकी है, कितनी अभी हमारे देश में कैपेसिटी है, तो आप देखोगे तो उसका 85 से 90% हम किस पर, चीन पर निर्भर है। यानी चीन ने उसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है, तकनीकी के आधार पर दे सकता है या इक्विपमेंट के आधार पर वो दिया होगा। जैसे सोलर सेल, सोलर पैनल्स, इन सब का उपयोग करके हम प्राप्त करते हैं। जबकि एक बात ज़रूर कही है कुछ अधिकारियों ने, जो ये बार बार कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी लगानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय में ये निर्माण की क्षमता है, अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे तो ऐसा नहीं कि हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बल्कि भारतीय जो अधिकारी उन्होंने कहा कि हमारे पास में उनके निर्माण की क्षमता है, तो क्यों ना हम ही निर्माण करें, ताकि जो चाइना पर निर्भरता वो धीरे धीरे आगे चलकर कम हो जाएगी। तो इस मामले में देखा जाए तो एक स्वागत योग्य कदम है। अब हम देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर, ध्यान रखना, किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर, जैसे ये भारत कंट्री और भारत देश की सीमाओं के भीतर स्थित एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें देश के घरेलू आर्थिक एवं व्यापारिक कानूनों की तुलना में सरल या उदार कानून हो। हमारे देश भारत में राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी देश हो सकता है, जहाँ पर देश के घरेलू आर्थिक और व्यापारिक कानून होते हैं, उसकी तुलना में वहाँ पर जो कानून इम्प्लीमेंट होते हैं वो सरल होते हैं, यानी वो कानून उदार होते, वो जो कानून अन्य देश में है वो लागू नहीं होंगे। और वो ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम वस्तुओं का प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी डेवलप कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, और इस तरह से ओवरऑल इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। तो हमने हमारे देश में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र चयन किया है जहाँ पर हम कानून थोड़ा सरल रखेंगे। कानून कैसे हो सकते हैं? टैक्स से संबंधित, किसी भी तरह के लेबर जो लॉज होते हैं उनसे संबंधित, या फिर अन्य कोई कस्टम ड्यूटी से संबंधित। तो ये सभी कानून होते हैं जिनसे कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्शन करना चाहती है तो उनको फॉलो करना होता है। तो सेज में क्या होगा कि अगर वो सरल होंगे तो वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन पर ध्यान दे पाएंगे। ये ट्रेड ऑपरेशंस या ड्यूटीज
और टैरिफ्स के उद्देश्य के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाएगा। यानी एक बात ध्यान रखना कि ये है भारत में, लेकिन इसको नाम क्या देते हैं हम कि ये एक तरह से भारत में ट्रेड ऑपरेशन और ड्यूटीज और टैरिफ के संदर्भ में विदेशी क्षेत्र है। विदेशी क्षेत्र कैसे होगा? क्योंकि उस वहाँ पर लगने वाले घरेलू आर्थिक और व्यापारिक कानून इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो इसमें दो बातें जानने की मुख्य रूप से है। पहली बात तो ये कि वो देश की सीमा के भीतर एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर घरेलू आर्थिक व्यापारिक कानून लागू नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या कि उसको विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है। किन मायनों में? कि ट्रेड ऑपरेशंस, ड्यूटीज और शुल्क के उद्देश्य के मामले में। एक हम देखते हैं कि आखिर सेज की स्थापना क्यों की जाती है, उनका क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना। अगर हम वहाँ पर कानून सरल रखेंगे, अगर हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कानून सरल रखेंगे तो नो डाउट बाहर की कोई कंपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे इन लॉज में ज़्यादा उलझना नहीं पड़ेगा और आराम से मैं ध्यान दूंगा प्रोडक्शन पे। दूसरा, निर्यात को बढ़ावा। निर्यात को बढ़ावा कैसे होगा? कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में कम कीमत की वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार करना। यानी वहाँ पर जो भी वस्तु है वहाँ पर अगर मान लो ड्यूटीज़ नहीं लग रही है, वहाँ पर टैक्स नहीं लग रहा है, तो नो डाउट उस वस्तु की कीमत कम होगी। और अगर हम उसको बाहर किसी देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो भारत को भारी मुनाफा होगा। और तीसरी बात, रोजगार का सृजन होगा और आर्थिक विकास अल्टीमेटली इसका टारगेट है। और इसमें कंपनियों को क्या लाभ होगा? वहाँ पर अगर वो कोई भी अगर एक्सपोर्ट करते या इंपोर्ट करते तो उनको शुल्क मुक्त लगेगा, उन पे कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाइना से सोलर के इक्विपमेंट आते हैं। अभी जो हमने खबर देखी ना जिस पे बात हो रही है, उसमें अभी तक कोई भी टैरिफ, कोई भी ड्यूटी नहीं लगती थी, लेकिन अभी ऐसा सुझाव दिया गया है। तो इसमें कंपनियों को अब तक लाभ था कि ऐसे आयात करने पर उनको किसी भी तरह की ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती है, कोई भी टैरिफ पे नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात, कर को प्रोत्साहन मिलेगा, यानी कर उन्हें नहीं देना होगा। और एक इम्पोर्टेंट बुनियादी ढांचा उपलब्ध हो जाता है। और आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, श्रम कानूनों में शिथिलता रहती है और आसानी से व्यापार को संचालित वो कर सकते हैं। तो ये सभी कंपनियों को वहाँ पर लाभ प्राप्त होते हैं। भारत के संबंध में हम देखते हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब इम्प्लीमेंट हुए थे और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। भारत सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय तक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों का इस्तेमाल किया है और सबसे पहला ऐसा 1965 में बना था गुजरात राज्य के कांडला में। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स ये भारत में पहले थे, लेकिन 2000 में आती विदेश व्यापार नीति और उसके तहत सेज की स्थापना शुरू की गई। और आगे चल करके 2005 में एक्ट भी आता है और नियम भी आती है 2006 में। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या होगा, दो बातें याद रखनी है कि सेज में से पहले क्या थे, EPZS, और वर्तमान में 2005 के एक्ट से संचालित क्या हो रहे, सेज। अब हम कर लेते हैं इस संदर्भ में एक क्वेश्चन। विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें देखो पहचान करनी है सत्य कथन की। पहला कथन देखते हैं, यह किसी भी देश की सीमाओं के भीतर स्थित एक विदेशी क्षेत्र है। बिल्कुल है, जहाँ पर घरेलू आर्थिक कानूनों की तुलना में उदार कानून लागू होते हैं। ठीक है, ये कंपनी के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए आयात होने वाले माल पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट यानी माल पर शुल्क नहीं लगता है, ये भी ठीक है, अभी हमने देखा था। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियां विदेश व्यापार नीति के तहत आती है। देखो हमने देखा था कि विदेश व्यापार नीति 2000 के तहत पहले थे, लेकिन वर्तमान में इनका अपना एक्ट है, तो ये गलत हो जाएगा। एक्ट कौन सा है, 2005 वाला। तो इसमें सही पूछा है, सही है, केवल 1 और 2, 3 गलत है, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। ये टॉपिक है बेद्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि चीन के द्वारा बेद्यू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम समूह का अंतिम उपग्रह लॉन्ग मार्च 3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो इसमें हमें ध्यान रखने की बात क्या है कि चीन का ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और ये 35 उपग्रहों का एक समूह है। लेकिन अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि चीन का जो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका नाम क्या, बेदू, और ये वाणिज्यिक और सैन्य उपयोग में लिया जाता है और पूरे विश्व को कवर करता है। भारत का जो नाविक है, आपने सुना होगा कभी कि भारत का भी अपना नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नाविक है, वो ध्यान रखना पूरे विश्व को कवर नहीं करता है। हम देखते हैं कि पूरे विश्व को कवर करने वाले नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कौन कौन से हैं। तो यूएसए का जीपीएस है, रसिया का ग्लोनास है, गैलीलियो, बेदू, ये जो 4 आप देख रहे हो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। लेकिन 2 ऐसे रीजनल है जिसमें भारत का नाविक है और जापान का QZSS है। तो ये ध्यान रखना कि ग्लोबल 4 है और रीजनल 2 है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इधर है संचार उपग्रह प्रणाली और इधर है देश। देखो संचार उपग्रह प्रणाली में 4 है, इधर ग्लोनास, QZSS नाविक और बेदू। ग्लोनास के सामने दे रखा है रसिया, QZSS जापान, नाविक इंडिया और बेदू चाइना, और ये सभी सही है।
तो इसमें सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अब देखते ही है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये चर्चा में क्यों रही थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अध्ययन में देखा गया था कि ये योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। तो देखो एक बात निकल करके आई है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है और उसने अपने एक अध्ययन में देखा कि ये असफल रही है। ये है क्या, गाँवों के विकास के लिए 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर यह लॉन्च की गई थी और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित की जा रही है। इस योजना की कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है, जैसे एक तो मांग से संचालित है, यानी मांग से संचालित का मतलब क्या हुआ कि किसी गांव में किस चीज़ की आवश्यकता है वो इस योजना के तहत पूर्ति की जाएगी। ऐसा नहीं कि अगर किसी गांव में मान लो अगर वहाँ पर नहर की आवश्यकता नहीं है और वहाँ पर अगर बगल से नहर निकाल दी जाए तो फिर वो गाँव उसका मिस यूज करेगा। तो ऐसा नहीं, जिस गाँव में जैसी डिमांड है वहाँ पर वैसा विकास होगा। दूसरा, समाज से प्रेरित, यानी समाज में को किस चीज़ की नीड है और समाज से हम क्या सीख सकते हैं, समाज को हम क्या दे सकते हैं। और तीसरी, लोगों की भागीदारी, इसके तहत लोगों को पार्टिसिपेट किया जाएगा कि आप भी विकास में हमारा सहयोग करें। इसका उद्देश्य क्या है कि मौजूदा जितनी भी योजनाएं चल रही है उनको कार्यान्वयन करके ग्रामों को आदर्श ग्राम में तब्दील करना और स्थानीय विकास का मॉडल बनाना, यानी स्थानीय प्रत्येक गांव का अपना एक मॉडल होगा जो अन्य गांव में भी दोहराया जा सकता है। और टारगेट दिया गया देश के सांसदों को कि 2019 तक 3 गांवों को और 2024 तक 8 गांवों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक विकास करेंगे। तो टारगेट ध्यान रखना कि 2019 तक 3 गांव और 24 तक 8 गांव। और इस योजना के तहत कुछ और बातें कि ग्राम पंचायत विकास को आधारभूत इकाई कहा गया है, कि ग्राम पंचायत विकास है वो आधारभूत इकाई है इस योजना को इम्प्लीमेंट करने की। और इसमें कुछ लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, मनोनीत सांसद को टारगेट दिए गए, वो देखते हैं कि वो अपने चुनाव क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी गांव का चयन कर सकते हैं, किंतु अपने गांव और ससुराल का चयन नहीं कर सकते। ध्यान रखना, वो किसी भी गांव का कर सकते हैं लेकिन गांव का और ससुराल का नहीं करेंगे। और राज्यसभा सांसद की बात की जाए तो सेम है कि अगर वो जिस राज्य से चयनित है वहाँ पर कोई भी गाँव का चयन कर लेंगे लेकिन अपने गाँव का और ससुराल का नहीं करेंगे। और मनोनीत सांसद पूरे देश में किसी भी जिले के गाँव का चयन कर सकते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा क्या है, सत्य कथन। पहला कथन देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक बात है। इस योजना का लक्ष्य 2022 तक 3 गांवों एवं 2025 तक 8 गांवों को, नहीं गलत है दोस्तों, 2019 तक हमने देखा था 3 गांव है और 2024 तक 8 गांव है, तो ये गलत हो जाएगा। ये योजना मांग आधारित, समाज से प्रेरित, लोगों की भागीदारी की विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है। ये ठीक है, तो सत्य पूछा है, सत्य हो जाएगा 1 और 3 यानी सी ऑप्शन। देखते अगला टॉपिक, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के संबंध में प्रकाशित कौन करता है इसको, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम UNODC। ये द हिंदू की आज की न्यूज़पेपर की खबर है। इसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि अभी कोविड-19 के दौर में इलीगल मेडिसिन का या इलीगल जो भी दवाइयाँ हैं, इलीगल ड्रग्स हैं, उनका ज़्यादा उपयोग होगा और उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये बात यहाँ पर कही गई कि अवैध दवाओं का उत्पादन, आपूर्ति और खपत कोविड-19 महामारी के संभावित परिणामों पर एक प्रकाश डाला गया, इनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस हमें ये ध्यान रखना कि इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है और कुछ ऐसे देशों के नाम बताए कि जहाँ पे ये काम हो सकता है, जैसे मध्य एशिया, इटली, नाइजीरिया, मोरक्को, ईरान इत्यादि। और इसमें कुछ ऐसे उदाहरण बताए गए जैसे एसिटिक अनहाइड्रेट के, कि इसमें कहा गया कि इसको हीरोइन बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, तो इलीगल ड्रग्स का जो ज़्यादा होने की संभावना वो एसिटिक अनहाइड्रेट हो सकती है। और समुद्री मार्गों से ज़्यादा संभावना व्यक्त की गई है। ये वैसे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में आप इसका कहीं पे यूज कर सकते हो कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव में एक ये भी दुष्प्रभाव है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो हमने देख लिया UNODC। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।